नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। उत्तराखंड बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से। बता दें कि कांवड़ रूट पर क्यूआर कोड पहचान का मामला सामने आया है, जिसमें राज्य सरकार ने दुकानदारों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। क्यूआर कोड और पहचान मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को नोटिस। वहीं राज्य सरकार ने ऐसा क्यों किया है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने वजह पूछी है। सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को अगली सुनवाई भी तारीख जो है वो निर्धारित की है। अगली सुनवाई तक सरकार को दाखिल करना होगा जवाब। बता दें कि सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का यहां पर समय दिया गया है। वहीं सावन का पवित्र महीना शुरू होने के बाद पूरे देश में कांवड़ यात्रा निकल रही है। लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री अलग अलग जगहों से गंगा जल लेकर शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहे हैं। कई राज्यों में कांवड़ियों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। खासकर उत्तराखंड में सरकार ने कांवड़ रूट के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की है, जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानदारों को क्यूआर कोड लगाने का आदेश दिया है, जिसमें दुकान के मालिक की पूरी पहचान मौजूद रहेगी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से इस फैसले की वजह पूछी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 1 हफ्ते का समय भी दिया है। बता दें कि जस्टिस M.A. सुद्रेश और जस्टिस N. कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार को अगले मंगलवार तक क्यूआर कोड के आदेश का कारण सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट में 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, क्यूआर कोड और पहचान मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इसको लेकर दलीलें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंची हैं। सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सरकार ने पूछा है कि ऐसा क्यों किया गया, ये आदेश के कारण क्या है, क्या वजह रही जिसके चलते उत्तराखंड सरकार को इस तरीके के आदेश देने पड़े। और उसी को लेकर अब 22 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। तो देखिए, जिस तरफ जहां एक तरफ आस्था का त्योहार, आस्था का पूरा मंथ मनाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब इस पूरे मामले को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जिस तरीके से क्यूआर कोड पहचान बताओ जारी किया गया था आदेश, बता दें कि जहां उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी ये आदेश जारी किया गया था, वहीं अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया और इसकी अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी। देखिए, आज जो मैटर कांवड़िया यात्रा का लगा हुआ था, आइटम नंबर 36 था। हम उसमें 36.3 पिटिशनर्स थे। करेक्ट, आई एम जस्ट आस्किंग। इसके बाद हमने एक आईए मूव किया था कोर्ट में कि जो उत्तर प्रदेश के सरकार ने 27/6 को स्पीकिंग ऑर्डर दिया था विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से, जिसमें उन्होंने मैंडेट किया था कि जितने भी यात्री हैं सबको अपने जो ढाबा है और जो इसके साथ में ऑनर्स है, उसके एम्प्लॉय हैं, सबके नेम को कोड करना है। इसी के साथ में एक दिन बाद उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर धामी जी ने भी इसी सेम स्टेटमेंट को रिपीट किया था। हमने उसमें तुरंत ही आईए मूव किया था और इसके दौरान में बहुत सारे जो अनऑर्गेनाइज संगठन है, रिलीजियस संगठन है, उन्होंने इस चीज का बीड़ा उठा लिया। सारे ढाबा और जितने भी लोगों के कांवड़िया यात्रा के रूट पर जितने भी हैं, उनके क्यूआर कोड, उनके नेम्स, इन सबको डिस्प्ले कराने के लिए मस्ट कर दिया। तो वहीं प्रदेश के सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में बच्चे आज से प्रार्थना सभा में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ेंगे। उन्हें इसका श्लोक सुनाए जाने के साथ ही इसका अर्थ समझाते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जानकारी भी दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। शिक्षा निदेशक ने सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और कहा है कि प्रार्थना सभा में हर दिन कम से कम एक श्लोक अर्थ सहित छात्र छात्राओं को सुनाया जाए, जबकि सप्ताह में एक दिन मूल आधारित श्लोक को सप्ताह का श्लोक घोषित कर उसे सूचना पट पर अर्थ सहित लिखा जाए। छात्र छात्रा उसका अभ्यास करें और सप्ताह के अंतिम दिन इस पर चर्चा कर फीडबैक लिया जाए। शिक्षक समय समय पर श्लोकों की व्याख्या करें और छात्र छात्राओं को जानकारी दें कि श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांत किस तरह से मूल्य, व्यवहार, नेतृत्व, कौशल और वैज्ञानिक सोच विकसित करते हैं। तो देखिए, अब उत्तराखंड में श्रीमद् भगवत गीता जो है वो पढ़ाने का यहाँ पर कार्य जो है वो शुरू किया गया है और श्लोकों का अर्थ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण भी यहाँ पर शामिल किया गया है कि अब छात्रों को भगवत गीता पढ़नी होगी। उत्तराखंड में स्कूलों में बता दें कि श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक जो हैं अब छात्रों को पढ़ने होंगे। इसकी गूंज विद्यालयों में सुनने को मिलेगी। मैं तो
और उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में 19 जुलाई को एक लाख करोड़ निवेश का ग्राउंडिंग समारोह होगा। बता दें कि समारोह में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2023 में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 3,56,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर MOU किए। अब तक 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव को धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। उद्योग विभाग ने ग्राउंडिंग सेरेमनी को यादगार बनाने के लिए रुद्रपुर स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस समारोह में देश भर से निवेशक शामिल होंगे। उत्तराखंड में निवेश करने वाले उद्यमियों से फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही MOU करने वाले निवेशकों को राज्य में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाएगा। बता दें कि सचिव उद्योग ने बताया है कि ग्राउंडिंग सेरेमनी के लिए 19 जुलाई तिथि तय की गई है। समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और सीएम धामी ने नई दिल्ली में पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट कर प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। सीएम धामी ने राज्य के विकास में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड विकसित भारत 2047 के विजन में अपनी प्रभावी भूमिका निभाने को तत्पर है। सीएम धामी ने कहा कि विश्व के 27 देशों द्वारा प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किए जाने से सभी भारतवासी गौरवान्वित हैं। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री से 2026 में पर्वतीय महाकुंभ नंदा राज्य यात्रा के लिए 400 करोड़ और 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ के आयोजन के लिए 3,500 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता देने का अनुरोध भी किया है। सीएम ने ऋषिकेश और हरिद्वार शहरों में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने के साथ ही विद्युत प्रणाली को स्वचालित करने के लिए भेजी गई 1015 करोड़ की DPR को RDSS योजना के अंतर्गत स्वीकृत करने का भी आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सीएम धामी को उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार से हर संभव सहयोग के प्रति आश्वस्त किया। तो वहीं नई दिल्ली में सीएम धामी ने नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने उन्हें 4 धाम का प्रसाद और देवभूमि उत्तराखंड के विभिन्न स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। सीएम धामी ने ओम बिरला के साथ एक्स पर फोटो भी शेयर की है और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की। और वहीं सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा की। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नई दिल्ली में आदरणीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से भेंट कर राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान उनसे उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए पूर्व संस्तुत राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में से 5 परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुरोध किया। आदरणीय केंद्रीय मंत्री द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिए जाने के लिए हार्दिक आभार। और वहीं सीएम धामी के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व दौरे के दौरान बता दें कि सुरक्षा में चूक का मामला अब भी गर्म है। मामले की जांच भी पूरी हो चुकी है। जांच रिपोर्ट के बाद 3 कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया है। इस मामले में जहां पूर्व में वाहन चालक को निलंबित कर दिया गया, तो वहीं अब 3 अन्य कर्मचारियों पर भी गाज गिराई गई है। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा जैसे गंभीर मामले में उच्च स्तर के किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी नहीं मानी गई है। मुख्यमंत्री की सुरक्षा चूक प्रकरण को लेकर प्रमुख वन संरक्षक हॉफ ने जांच के आदेश दिए थे और ये जांच PCCF वाइल्ड लाइफ को सौंप दी गई थी। हालांकि ये पहले ही स्पष्ट था कि नियमों का उल्लंघन किया गया और इसके कारण मुख्यमंत्री की सुरक्षा के साथ भी लापरवाही बरती गई। इसके बावजूद इस मामले की जांच करवाते हुए किस स्तर पर गलती की गई है, इसकी रिपोर्ट मांगी गई थी। 6 जुलाई को कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला और झिन्ना जोन में मुख्यमंत्री ने जंगल सफारी की थी। जिस जिप्सी में जंगल सफारी कराई गई थी उसकी फिटनेस 5 साल पहले खत्म हो चुकी थी। इसके बाद मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट के बाद 3 कर्मचारियों को निलंबित भी किया गया। और उत्तराखंड में सरकार एप्पल मिशन के तहत किसानों की आय दोगुना करने की कोशिश कर रही है। देहरादून के चक्राता क्षेत्र में यहां के युवा किसान एप्पल मिशन से जुड़कर अच्छी खासी आमदनी बना रहे हैं। सरकार की तरफ से लोगों को 60% तक का अनुदान दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा ने भरसार यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित टमटा से बात कर जानकारी ली कि किस तरह से राज्य के अन्य जनपदों में भी एप्पल की खेती की जा रही है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा।
मैं देहरादून जनपद के कालसी क्षेत्र में, चक्राता क्षेत्र में, जहां पर एप्पल मिशन के जरिए सरकार युवाओं को प्रेरित कर रही है। न केवल प्रेरित कर रही है बल्कि विभागीय तौर पर उनकी मदद करने के साथ साथ अच्छी खासी सब्सिडी भी दे रही है। और जो एप्पल है, एप्पल को किस तरह से युवा अपने रोजगार का साधन बना सकते हैं, इसको लेकर के मेरे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए वलसाड यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंकित टमटा हैं, जो बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं, खासतौर पर उद्यान के क्षेत्र में, कृषि बागवानी के क्षेत्र में, और खासतौर पर हम एप्पल की अगर बात करें तो उनसे जानते हैं कि वलसाड यूनिवर्सिटी में किस तरह से तैयार किया जा रहा है युवाओं को प्रेरित करने के लिए, सरकार को मोटिवेट करने के लिए। जी सर। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीर चंद सिंह गढ़वाली औद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय वलसाड जो है, ये युवाओं के लिए तमाम तरह के जो जर्म प्लाज्म हैं उनको मेंटेन कर रहा है। बहुत सारी परियोजनाएं जो भारत सरकार की हैं वो विश्वविद्यालय में जो है संचालित की जा रही हैं, जिसके तहत एप्पल में, वेजिटेबल्स में और भी जो क्रॉप्स हैं उनमें जो जर्म प्लाज्म है उसको मेंटेन किया जा रहा है। जो हाई यील्डिंग जर्म प्लाज्म है, जिसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, डिजीज रेजिस्टेंस उसमें है, पेस्ट रेजिस्टेंस उसमें है, और प्रदेश के जो बागवान हैं उनके लिए वो जर्म प्लाज्म जो है बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय प्रदेश के बागवानों और किसानों को ट्रेनिंग भी समय समय पर दे रहा है कि किस तरीके से वो उन्नतशील जो बागवानी है, चाहे वो सेब की है, चाहे वो एप्रिकॉट की है, चाहे वो नट फ्रूट्स की है, उसमें हमारे जो है बागवान आ सकें। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ वलसाड यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर डॉक्टर अंकित टमटा, जिन्होंने विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरह से युवा अन्य जनपदों में भी सेब और तमाम प्रकार की जो खेती है वो कर सकता है। हालांकि अब नई तकनीकी के साथ जो खेती है वो उसमें वृद्धि हो रही है और युवा बड़ी संख्या में से जुड़ रहे हैं, और सरकार भी कहीं न कहीं उनको प्रोत्साहित कर रही है और उनको अच्छी खासी सब्सिडी भी मुहैया करवाई जा रही है। अपने सहयोगी रोहित कुमार सतारुष कनेडा, जनतंत्र टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में शहर के साथ ही गांव में लगे सभी पानी के कनेक्शन भी पेयजल बिल के दायरे में आएंगे। अभी तक पानी का बिल 3.5 लाख शहरी और करीब 1.5 लाख ग्रामीण पेयजल उपभोक्ताओं से ही वसूला जा रहा था। अब इन उपभोक्ताओं के साथ ही जल जीवन मिशन के सभी उपभोक्ताओं के साथ ही कुल 17 लाख उपभोक्ताओं से बिल वसूला जाएगा। कई स्थानों पर पानी के बिल की वसूली शुरू भी हो गई है। अब जल संस्थान के साथ ही जल निगम स्तर से भी पानी का बिल वसूला जाएगा। जिन गांवों में पेयजल संचालन का जिम्मा ग्राम सभाओं के पास है, वहां ग्राम सभाएं पानी का बिल वसूलेंगी। पानी का बिल जल संस्थान के साथ ही जल निगम भी वसूलेंगे। बता दें कि इसके लिए दोनों एजेंसियों में गांव शहर बांटे जाएंगे। हालांकि अभी जल संस्थान की ओर से जल निगम को सिर्फ गांव के ही क्षेत्र दिए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। इस पर जल निगम की ओर से आपत्ति जताई जा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से पानी का बिल वसूलने का काम घाटे का रहता है। और उत्तराखंड में मानसून की दस्तक इस बार हर तरफ पानी पानी कर गई है। बीते 20 जून से लगातार बारिश ने पहाड़ी से लेकर मैदानी इलाकों तक जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई सड़कों पर मलबा है तो कई पहाड़ों से गिरते बोल्डर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। उत्तराखंड के 2 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल समेत बाकी सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। बता दें कि इन क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं बिजली गिरने की भी घटनाएं हो सकती हैं। तो वहीं अंतरिक्ष से लौट रहे कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी के लिए हरिद्वार में विशेष पूजन किया गया। शुभांशु के लिए 21 लीटर दूध से अभिषेक किया गया है। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने शिवलिंग पर मंत्रोच्चारण के साथ 21 लीटर दूध का अभिषेक किया। पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में पहली बार किसी अंतरिक्ष यात्री की वापसी के लिए ऐसा अनुष्ठान हुआ है। देखिए, आज आप देख रहे हैं हमारे शुभांशु शुक्ला जी जो पृथ्वी से आज जो पृथ्वी पे लैंड हो रही है, अंतरिक्ष से पृथ्वी पे लैंड हो रही है। आज मन उत्साहित है। आज ये मन में लग रहा है कितना जल्दी 3 बज जाएं, वो पृथ्वी पे आ जाएं, बहुत अच्छा लगेगा। आपने देखा होगा इससे पहले हमारे राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे, चांद पे गए थे। उसके पश्चात शुभांशु शुक्ला जी है जो
अंतरिक्ष से पृथ्वी पे आ रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष के बारे में सब जानते हैं लेकिन ये कोई नहीं जानता वहाँ क्या है क्या नहीं है। वहाँ शुक्ला जी ही जानते हैं। शुक्ला जी सकुशल जो है हमारी पृथ्वी पे आ जाए, उनकी पूरी टीम आ जाए, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। जब वो पृथ्वी पे लैंड करेंगे पूरे भारत में दिवाली मनाई जाएगी, पटाखे फोड़े जाएंगे, भगवान को दोबारा अभिषेक होगा। पूरा मतलब हमारा मन में यही है कि देखिए साइंटिस्ट किसी एक का नहीं होता, साइंटिस्ट पूरे विश्व के होते हैं। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में अतिक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जहां सीएम धामी अतिक्रमण को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं राजधानी देहरादून में न केवल सरकारी भूमि बल्कि स्थानीय लोगों की निजी संपत्ति पर भी भूमाफियाओं की नजर गड़ गई है। ऐसे में लोग अपना कब्जा वापस लेने के लिए शासन प्रशासन के चक्कर काटते फिर रहे हैं। देहरादून के धोरण खास का IT पार्क की निजी जमीन को देखरेख करने वाली की मिली भगत से अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, जबकि इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद सिटी मजिस्ट्रेट ने जमीन पर हो रहे निर्माण कार्यों को रोकने के आदेश दिए हैं। लेकिन सारे आदेशों को दरकिनार करते हुए माफिया धड़ल्ले से निर्माण कार्य करवा रहा है। मेरा नाम पीयूष रंगवाल है। मैंने जमीन का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कर रखा है। 7 बीघे से ऊपर जमीन है और स्टे के बाद भी ये लोग अंदर धड़ल्ले से काम कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्टे के बाद भी कोर्ट से स्टे है ये कागज। और फिलहाल मेरे साथ उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।